अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि ज्योग्राफी कितना ज़रूरी सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी की जो नींव है ना, वो है वायुमंडल। तो आज हम इसी नींव को एकदम पक्का करेंगे और देखेंगे कि सिर्फ इस एक चैप्टर से एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो टॉपर्स होते हैं वो इस अकेले चैप्टर पर इतनी मेहनत करते क्यों हैं? इसमें ऐसा क्या है भाई? क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो पूरे फिजिकल ज्योग्राफी की बुनियाद है। सोचिए, अगर ये समझ आ गया तो क्लाइमेट, मौसम की सारी घटनाएं, यहां तक कि एनवायरनमेंट से जुड़े जो मुश्किल सवाल होते हैं ना, वो भी एकदम आसान लगने लगेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस बुनियाद को एकदम मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है क्या? बहुत आसान शब्दों में इसे पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई हवा की एक मोटी चादर समझिए, एक कंबल की तरह। और यही वो कंबल है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और हमारी पृथ्वी पर जीने के लिए एक सही टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये कोई एक चीज नहीं है। असल में ये कई अलग अलग गैसों का एक मिक्सचर है। तो आइए जरा इसके कॉम्पोजिशन को समझते हैं। अब इस मिक्सचर में सबसे दिलचस्प बात है इनका अनुपात। देखिए, सबसे ज्यादा लगभग 78% नाइट्रोजन है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आती है हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन, करीब 21%। और वो जो बचा हुआ सिर्फ 1% है ना, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी सारी गैसें आ जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि हर गैस का अपना एक बहुत जरूरी काम है। जैसे नाइट्रोजन, वो पौधों को बढ़ने में मदद करती है। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं, हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है? ये पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को रोककर हमारे प्लैनेट को गर्म रखती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये जरूरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो चिंता की बात बन जाती है। अच्छा, अब वायुमंडल के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हम जमीन से शुरू करके ऊपर स्पेस की तरफ एक सफर पर निकलते हैं। इसे 5 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। ये देखिए, ये है हमारी इस यात्रा का मैप। हम सबसे नीचे वाली लेयर से शुरू करेंगे और सीधा स्पेस की बाउंड्री तक जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इन 5 परतों के नाम और इनका जो क्रम है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये बहुत बहुत जरूरी हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है क्षोभमंडल। ये सबसे नीचे वाली और हमारे लिए सबसे जरूरी लेयर है। क्यों? क्योंकि हम इसी में रहते हैं, सांस लेते हैं। मौसम की जितनी भी हलचल है ना, बारिश, कोहरा, ओले पड़ना, सब कुछ इसी परत में होता है। इसकी एवरेज हाइट करीब 13 किलोमीटर तक है। क्षोभमंडल की ठीक ऊपर है समतापमंडल। इसकी सबसे बड़ी पहचान और एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल यहीं पर है, ओजोन लेयर। जी हां, यही वो परत है जो एक शील्ड की तरह हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और एक और मजेदार बात, यहां मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल शांत। इसीलिए जेट प्लेन्स इसी लेयर में उड़ना पसंद करते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं। तीसरी लेयर, मध्यमंडल। इसे आप हमारा स्पेस गार्ड भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड या मीटियोर्स तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इसी लेयर में आते ही फ्रिक्शन की वजह से जलकर खाक हो जाते हैं। इसके ऊपर आती है बाह्य वायुमंडल। यहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी परत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है आयन मंडल। ये हमारे लिए बहुत काम का है। जो हम रेडियो सुनते हैं ना, पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, वो इसी आयन मंडल से टकराकर वापस हम तक पहुंचती हैं। इसी से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी परत है। यहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि लगभग ना के बराबर होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से धीरे धीरे तैरकर स्पेस में मिल जाती हैं। ये समझिए, पृथ्वी के वायुमंडल और गहरे अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री है। तो वायुमंडल की परतों का ये सफर तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ये मौसम आखिर बनता कैसे है? ये हवा क्यों चलती है? ये प्रेशर और टेम्परेचर का क्या खेल है? चलिए अब मौसम के इस इंजन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एयर प्रेशर यानी वायु दाब को। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारे ऊपर हवा का जो पूरा कॉलम है, उसका वजन जो जमीन पर पड़ता है, बस वही एयर प्रेशर है। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर, वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर का एक बड़ा मजेदार रिश्ता है, एकदम उल्टा।
जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी गर्मी होती है, वहां हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे बनता है एक लो प्रेशर एरिया। और लो प्रेशर का मतलब होता है बादल और बारिश वाला मौसम। और इसका उल्टा, जहां टेम्परेचर कम होता है यानी ठंड होती है, वहां हवा ठंडी और भारी होकर नीचे बैठती है। इससे बनता है हाई प्रेशर एरिया। और हाई प्रेशर का मतलब होता है साफ खुला आसमान। तो अब एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर। तो प्रकृति इस असंतुलन को कैसे ठीक करती है? हवा चलाकर। हवा कुछ और नहीं, बस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाने वाली एयर है। नेचर का बैलेंसिंग एक्ट है ये। अब ये हवाएं या पवनें भी मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं। पहली हैं परमानेंट विंड्स, जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, जो साल भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। दूसरी होती हैं सीजनल विंड्स, जिनका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत का मॉनसून, जो मौसम के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। और तीसरी हैं लोकल विंड्स, जो किसी खास इलाके में थोड़े समय के लिए चलती हैं, जैसे उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली लू। अच्छा, अब बात करते हैं नमी यानी मॉइस्चर की। हवा में जो पानी भाप के रूप में मौजूद होता है, उसे ही हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये नमी वाली हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और ये भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन्हीं से बनते हैं बादल। और जब ये बूंदें भारी होकर नीचे गिरने लगती हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्षण यानी बारिश। ये बारिश भी कई तरह की होती है। पहली है संवहनीय वर्षा। ये तब होती है जब जमीन बहुत गर्म हो जाती है और हवा तेजी से ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या होता है कि नमी से भरी हवा जब किसी पहाड़ से टकराती है तो उसे मजबूरी में ऊपर उठना पड़ता है और फिर बारिश हो जाती है। और तीसरा टाइप है चक्रवाती वर्षा। ये बड़े बड़े तूफानी सिस्टम्स या साइक्लोन्स के साथ होती है, जहां गर्म और ठंडी हवा की बड़ी बड़ी राशियां आपस में मिलती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा वायुमंडल बस अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है, जहां हर एक चीज़, चाहे वो पड़ते हों, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या नमी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जो हर एग्जाम एस्पिरेंट को सोचना चाहिए। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड और नाजुक है, तो जरा सोचिए, इसके किसी एक छोटे से हिस्से में बदलाव, जैसे कि हवा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, इस पूरे ग्लोबल सिस्टम पर कितना बड़ा और कितना गहरा असर डाल सकता है। इस एक सवाल का जवाब आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और यहां तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सवालों को हल करने में मदद करेगा।